हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और मैं एडवोकेट रेखा सिन्हा आप सबका वेलकम करती हूँ। और हम लोग जो पढ़ रहे थे वो हम हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 पढ़ रहे थे, जिसमें हम ऑलरेडी अब तक धारा 6 सॉरी सेक्शन 10 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और सेक्शन 10 जो हमारा कह रहा था वो ये कह रहा था कि किन व्यक्तियों को गोद लिया जा सकता है। ठीक है, उसकी योग्यता के बारे में या उसके बारे में कि भाई वो किस तरीके का हो जिसे हम गोद ले सकते हैं, उसके बारे में बताया गया था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 11। सेक्शन 11 क्या कहता है कि विधि मान्य दत्तक की अन्य शर्तें। ठीक है, यानी कि जो वैलिड एडॉप्शन होता है उसकी और भी जो कंडीशन है वो बताई गई। देखिए, एक तरफ तो देखिए धारा 6 की अगर हम बात करें तो हम ऑलरेडी उसमें हम पढ़ चुके थे कि भाई विधि मान्य जो दत्तक होता है उसकी योग्यता क्या होती है। ठीक है, और जो वैलिड होगा, यानी देखिए योग्यता की बात की गई तो अगर वो सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी तभी वो वैलिड एक एडॉप्शन माना जाएगा, नहीं तो वो इनलीगल एडॉप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यही अब वो तो जो उसमें है सो है, उसमें जो शर्तें बताई कि भाई जो दत्तक ले रहा है यानी जो एडॉप्शन ले रहा है वो कैपेबल होना चाहिए, उसको राइट होना चाहिए। जो एडॉप्शन दे रहा है उसको राइट होना चाहिए, वो कैपेबल हो रहा है। जिसको दत्तक में दिया जा रहा है वो कैपेबल होना चाहिए इस तरीके का कि जिसको गोद देने के लिए जो कंडीशन है जो हमें सेक्शन 10 में बताई गई है वो होना चाहिए। ठीक है, तो इसी बात को लेके अब आता है धारा 11। धारा कहता है कि उसके अलावा भी और शर्तें हैं जो होना ज़रूरी हैं, और अगर वो नहीं होती हैं तो वो एक वैलिड यानी कि विधि मान्य एडॉप्शन दत्तक नहीं होगा। ठीक है, हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं एक्ट के थ्रू। एक्ट क्या कह रहा है? हर दत्तक में निम्नलिखित शर्तें पूरी की जानी ज़रूरी हैं, यानी कि हर एडॉप्शन में ये शर्तें पूरी करी जानी ज़रूरी हैं। वो कौन कौन सी हैं? पहला, यदि पुत्र का दत्तक है तो दत्तक लेने वाला पिता या माता जिसके द्वारा दत्तक लिया जाए कोई भी हिंदू पुत्र या पुत्र का पुत्र या पुत्र का पुत्र दत्तक के समय जीवित ना हो। देखिए, धारा 6 की बात करते हैं हम, तो धारा 6 हमें कहता है कि भाई विधि मान्य दत्तक जो होगा उसकी योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो वो तो उन्होंने बता दिया भाई, ये चीज़ तो मेन है कि कैपेबल हो, उसको राइट हो। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि उसके अलावा भी शर्तें हैं, तो वो किसने बताया? धारा 11 ने। धारा 11 कहता है भैया ये शर्तें पूरी करनी जरूरी है अगर आप गोद ले रहे हो, तो वो कौन कौन सी है? 11 का 1 बोला कि भाई जब कोई भी दत्तक ले रहा है, माता या पिता जो भी दत्तक ले रहा है, उसका पहले से कोई बेटा या बेटी जीवित ना हो। ठीक है, और यानी कि अगर वो पुत्र ले रहा है तो उसका पहले कोई बेटा ना हो या बेटे का बेटा ना हो। ठीक, ये औरत माता और पिता दोनों पे कैपेबल, दोनों पे लाई हो रही है। ठीक है, देखिए इसको आम भाषा में समझते हैं कि मान लीजिए ए है, ए ने एक बच्चा गोद लिया। अब वो जब बच्चा गोद ले रहा था तो उसने बेटा गोद लिया, लेकिन जब उसने बेटा गोद लिया तो ऑलरेडी उसके पास बेटा था, तो वो उस बेटे को, जो अडॉप्टेड चाइल्ड है, उसको अडॉप्ट नहीं कर सकता। वो क्यों? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बेटा है। ठीक है, वो बेटी तो कर सकता है लेकिन बेटा नहीं कर सकता वो। ठीक है, अब क्या हुआ? मान लीजिए कि अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि अगर उसका खुद का बेटा है तो अडॉप्ट नहीं कर सकता। मान लीजिए कि अब क्या है, उसका खुद का बेटा नहीं है, ए जो है उसका खुद का बेटा नहीं है, उसके बेटे का बेटा यानी कि पोता है। तो क्या वो एक पुत्र को, एक सन को क्या अडॉप्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। सेक्शन 11 ये कहता है वो नहीं कर सकता, चाहे उसका बेटा हो चाहे बेटे का बेटा हो, वो नहीं कर सकता। ठीक है, क्या कहा? हिंदू पुत्र। और देखिए हिंदू होना बहुत जरूरी है। ठीक है, हिंदू पुत्र, पुत्र का पुत्र और पुत्र का पुत्र के पुत्र का पुत्र, यानी कि जो पीढ़ियां होती हैं भाई, पोता पर पोता होता है ना, उस टाइप की चीजें नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो बच्चा, जो इंसान गोद ले रहा है उसके यहाँ लड़का नहीं होना चाहिए उससे रिलेटेड। ठीक है, अब ये देखिए, चाहे धर्म रक्त नातेदारी से हो या दत्तक के। देखिए अब ये दोनों बातें कह दी इन्होंने कि या तो वो धर्मज हो, यानी जैसे बोलते हैं ना कि भाई मुंह बोला टाइप है और सारी चीजें वो राइट रखेगा आपका। कहते हैं ना, बहुत से लोग कहते हैं भाई ये मेरा तो धर्मज पुत्र है और मैंने इसको धर्म से अपना बेटा माना है, और ये सारी चीज़ें देखेगा, मतलब मेरा मेंटेनेंस देखेगा, मेरे घर की जिम्मेदारी देखेगा, मेरी जिम्मेदारी उठाएगा, और मेरा जीना मरना जो भी है, मेरे अंतिम संस्कार तक का जो बिल्कुल पूरा राइट है वो सब मैंने इसको दे रखा है। तो अगर ऐसा भी है तो भी नहीं होगा। और अगर रक्त से संबंधित है, रक्त संबंधित कैसे हो गया? जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं, ठीक है, तो वो रक्त संबंधित हो गए।
तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, या फिर उसने पहले से किसी को अडॉप्ट ना कर रखा हो। तीनों बातें कह दी हैं, ठीक है। इन तीनों तरीके से उसको बेटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी इन्होंने क्या बताई, अगर यदि पुत्री दत्तक है, यानी अब आप बेटी को गोद ले रहे हो, तो जिसके द्वारा गोद लिया जा रहा है उसका कोई भी पुत्री या पुत्र की पुत्री, चाहे वो धर्मज हो, चाहे वो दत्तक हो, या वो रक्त नातेदारी से हो, दत्तक के समय जीवित ना हो, ठीक है। यानी कि उस समय उसका होना जरूरी नहीं है, वो जीवित ना हो, ठीक है। भाई देखिए, एक होता है कि बंदे ने क्या करा, गोद ले लिया, उसने कहा जी मेरे तो सारे नाते टूट गए इससे। भाई नाते टूटे हैं ना, रिलेशन थोड़ी ना खत्म हो जाएगा आपका, तो वो जीवित नहीं होना चाहिए। मतलब किसी भी बंदे का अगर आपसे कोई ऐसा है, वो आपके साथ है या आपके साथ नहीं है, लेकिन वो आपके रिलेटिव है, यानी आपके रिलेशन में आपका पोता लगता है, परपोता लगता है, बेटा लगता है, तो वो नहीं होना चाहिए उस टाइम जीवित, ठीक है ना। और यही बात पुत्री के लिए कही है कि भाई अगर कोई पुत्री को अडॉप्ट कर रहा है तो उसके घर में उसकी बेटी का, देखिए अब यहाँ बेटे की बात नहीं आ रही है, यहाँ बेटी की आ रही है, ठीक है, पुत्र की पुत्री, ठीक है, यानी कि उसके बेटे की कोई पुत्री नहीं होनी चाहिए। देखिए वहां जब हम सेक्शन 1 की बात कर रहे थे, जब बेटे को गोद लिया जा रहा था, तो बात आ रही थी पुत्र का पुत्र, पुत्र का पुत्र, पुत्र का पुत्र, यानी परपोते तक बात जा रही थी, ठीक है। लेकिन जब पुत्री की बात आई तो इन्होंने कहा कि पुत्र की पुत्री नहीं होनी चाहिए, उससे पीछे से उसको कोई मतलब नहीं है पुत्र की, क्योंकि देखिए बेटियां क्या होती हैं, बेटियां तो ब्याह के दूसरे के घर चली जाती हैं, ठीक है ना, तो वो वहाँ बैठी तो नहीं है, लेकिन जो पोता परपोता होता है वो तो खानदान में चला आ रहा होता है ना, वो तो वहीं रहता है। लेकिन बेटी जो होती है वो क्या है, वो नहीं रहती। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मेरी बेटी है, वो मैरिज करके चली जाएगी, ठीक है, तो क्या उसके जो बच्चे हैं, उनके जो बच्चे हैं, क्या उनके बच्चे से कोई राइट रहेगा मेरा? नहीं रहेगा ना, वो तो दूसरे घर चली गई ब्याह के, तो उससे कोई मतलब नहीं है मेरा। तो उसी बात को इन्होंने बोला कि भाई पुत्र की जो पुत्री है, भाई जैसे मेरे हस्बैंड हैं, मैं और मेरे हस्बैंड अपनी बेटी की शादी कर देते हैं, तो बस यहीं तक होना चाहिए। तो इस तरीके का जो अडॉप्ट कर रहा है उसकी कोई पुत्री नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि जो बंदा, अब जैसे मेरे फादर इन लॉ है, ठीक है, वो क्या करें, अगर वो अडॉप्ट करते हैं, देखिए समझिए, अगर मेरे फादर इन लॉ हैं, वो किसी को अडॉप्ट करते हैं, तो अडॉप्ट करने के लिए, अब देखिए मेरी बेटी है, मेरे और भी जो देवर हैं उनकी भी बेटियां हैं, तो क्या वो अडॉप्ट कर सकते हैं? नहीं, वो अडॉप्शन नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि उनके बच्चों की बेटियां ऑलरेडी हैं, तो सिर्फ बेटे की बेटी तक बात आ रही है ये, ठीक है, और वो भी एक ही पीढ़ी तक, अदर पीढ़ी की बात नहीं जा रही है। क्यों नहीं जाएगी? वो इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि बेटियां ऑलरेडी ब्याह के चली जाती हैं, तो सिर्फ पुत्र की पुत्री की बात हुई है यहाँ पे, ठीक है। ये नहीं कि भाई जो परपोते की पुत्री हो या उसके ग्रैंड सन की बेटी है उसकी बात नहीं कर रहा है यहाँ, सिर्फ ये बेटे की बेटी की बात कर रहा है, सिर्फ एक पीढ़ी की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और अच्छा, रक्त धर्मज या रक्त नाते, देखिए धर्मज मैंने आपको बताया, जो हम लोग मुंह बोला बना लेते हैं, कहते हैं कि धर्म से हमारा भाई है, धर्म से हमारी बहन है, या धर्म से हमारी बेटी है, वो नहीं होना चाहिए। दूसरा रक्त नातेदारी, यानी जैसे ब्लड रिलेशन मैंने बताया आपको, वो नहीं होना चाहिए। और अडॉप्ट के टाइम कोई भी पहले से अडॉप्शन नहीं किया गया उसने, ठीक है। तो अब ये बेटा बेटी पे आ गया। अब देखिए तीसरी शर्त क्या बताई इसने, यदि दत्तक किसी पुरुष द्वारा लिया जाता है, यानी कि अब जब देखिए बात कर रहा है कि अगर कोई अडॉप्शन मेल कर रहा है और दत्तक में लिए जाने वाला व्यक्ति नारी है और जो गोद लिया जा रहा है वो स्त्री है, फीमेल है, तो दत्तक लिए जाने की व्यक्ति की कम से कम 21 वर्ष बड़ा हो। यानी कि अब क्या कहा इन्होंने कि जो गोद ले रहा है और वो पुरुष है, और वो किसको ले रहा है गोद? वो ले रहा है बेटी को। तो बेटी की उम्र और जो जिसने गोद लिया है उसके बीच में कितनी उम्र का फर्क होना चाहिए? 21 वर्ष का होना चाहिए, ठीक है। कितने वर्ष का होना चाहिए? 21 वर्ष का होना चाहिए। अब इसके बाद क्या आया, यदि दत्तक किसी नारी द्वारा लिया जाता है, यानी कि अब 11 का 4 क्या कहता है, देखिए इसको बहुत इसी तरीके से आप इसको 1 2 3 करके समझ सकते हैं और आपको ये याद भी रहेगा। मैं अभी इसको करा के आपको एक बार दोबारा रिपीट करा दूंगी, ठीक है। तो अब 11 का 4 क्या कहता है कि अगर एडॉप्शन किसी महिला के द्वारा लिया जा रहा है और वो किसको ले रही है? किसी मेल को ले रही है, यानी किसी सन को ले रही है, बेटे को ले रही है, तो उसके बीच में कितना फर्क होना चाहिए? 21 साल का अंतर होना चाहिए। यानी कि बेटे, जो लड़का गोद लिया जा रहा है उस लड़के की उम्र से गोद लेने वाले लेडी की उम्र के बीच में 21 साल का फर्क होना चाहिए, यानी कि 21 साल बड़ी होनी चाहिए वो, ठीक है। अब आता है 11 का 5 क्या कहता है, वही अपत्य एक साथ 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा दत्तक नहीं लिया जा सकेगा। यानी कि मान लीजिए ए ने एक बच्चे को गोद लिया, ठीक है,
बी ने भी उसी बच्चे को गोद ले लिया, तो नहीं लिया जा सकता, या तो ए उसको ले या फिर बी उसको ले। एक बच्चे को एक ही व्यक्ति अडॉप्ट करेगा, दो व्यक्ति एक साथ उसको अडॉप्ट नहीं कर सकते। ओके, चलिए अब आता है 11 का 6। ये क्या कहता है? दत्तक लिए जाने वाला अपत्य समृद्ध जन को संरक्षक द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन उस अपत्य के कुटुंब से जहां वो जन्मा हो अथवा परित्यक्त अपत्य की दशा में या ऐसे अपत्य की दशा में जिसकी जनकता का ज्ञात ना हो, उस स्थान पे कुटुंब से जहां वो पला हो, वहां दत्तक लिए जाने वाले कुटुंब से उसे अंतरिम करने के आशय से वस्तु दिया और लिया जाएगा। ठीक है, परंतु दत्तक होम का किया जाना दत्तक की विधि मान्यता की आवश्यकता नहीं है। देखिए इसकी हिंदी बहुत टफ है, थोड़ा सा मैं इसको आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि दत्तक लिए जाने वाला आपत्ति यानी कि जो बच्चा गोद लिया जा रहा है उसके जनक यानी माता पिता, संरक्षक यानी गार्जियन के द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन यानी कोई भी अथॉरिटी है जो कोई भी इस टाइप का है जिसको उसका राइट है, ठीक है, उसके अपत्य कुटुंब में जहां वो जन्म हो, जहां वो पैदा हुआ है बच्चा, अथवा परित्यक्त अपत्य की दशा में यानी कि या फिर जहां उसको छोड़ दिया गया हो, ऐसे अपत्य की दशा में जिसकी या फिर उस बच्चे की जनकता का ज्ञात ना हो, तो उस स्थानीय कुटुंब में जहां वो पला है यानी कि जिस जगह पर वो पला है, जिस फैमिली में वो बसा है, उसका दत्तक लेने वाले कुटुंब से अंतरिम करने के आशय से वस्तु दिया और लिया जाएगा। यानी कि उनके बीच में जो भी इंटेंशन है, जो अंतरित है, वो एकदम उनका जो कह सकते हैं कि जो एडॉप्शन है वो जो होगा, जो उनके बीच में लेना देना होगा, वो उन्हीं दोनों के बीच में होगा। अंतरित है ना, ट्रांसफर, उन दोनों के बीच में ही चीज़ों का लेन देन होगा। ठीक है, देखिए समझिए इसको। भाई बच्चा है, ए ने एक ऐसा बच्चा गोद लिया, या तो उसने उसके माता पिता से लिया, तो माता पिता के बीच में और उसके बीच में ही लेना देना हुआ ना, तीसरे थर्ड पर्सन का तो कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, दूसरी बात उन्होंने कही कि भाई उसके अगर माता पिता, इसका गार्जियन है, तो जो दत्तक ले रहा है और जो गार्जियन दत्तक दे रहा है, तो उनके बीच में ही लेना देना हुआ। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि भाई अगर वो किसी अथॉरिटी के अंडर, प्राधिकार यानी किसी अथॉरिटी के अंदर वो उसका अडॉप्शन हुआ है बच्चे का, तो वहाँ पर, और कुटुंब जिस फैमिली से वो जुड़ा हुआ है, या फिर वो जहाँ उसको त्याग दिया गया, जिस बच्चे को छोड़ दिया गया, उस बच्चे का जो भी रिलेटिव है या जो उसकी गार्जियनशिप लेके बैठा है, उन्हीं के बीच में लेन देन होगा। या जिस बच्चे की जनकता का ज्ञात ना हो, यानी जिसके पेरेंटल का पता ही नहीं है कि माता पिता कौन है इसके, और उस स्थान पे यानी जहाँ वो पला बड़ा, ठीक है, और वहाँ उस दत्तक कुटुंब अंतरिम के आशय से वस्तु दिया लिया जाएगा। यानी वस्तुतः यानी कि आपस में जो उनका बीच में जो होगा, ट्रांजेक्शन जो होगी, वो उन दो परिवारों के बीच में ही होगी जिन्होंने उस बच्चे को गोद लिया है, या जिस स्थान पे, जिस फैमिली के अंतर्गत उस बच्चे को छोड़ दिया गया और उस फैमिली ने उसको उस फैमिली ने उसका गार्जियन बन गया, तो उसी के अंतर्गत ये होगा। ठीक है, कोई थर्ड फैमिली आके इन्वॉल्व नहीं होगी, कोई तीसरा बंदा आके इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा कि भाई गोद तो लिया जाएगा, लेकिन जो गोद में जो शर्त होती है, भाई नामकरण हो गया या होम यज्ञ हो गई या पूजा हो गई, ठीक है, होम हो गई, जो भी एक रीति रिवाज होते हैं कि भाई बच्चा गोद लिया है तो नामकरण हो रहा है या उसका संस्कार हो रहे हैं, उसके जो भी रीति रिवाज होते हैं उन लोगों के, वो काउंट नहीं होंगे, वो ज़रूरी नहीं होना, वो कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी जो चीज़ें हैं वो ये हैं। 11(1) कहता है कि अगर बेटा लिया जा रहा है तो जो व्यक्ति बेटा ले रहा है उसका बेटे का बेटा यानी 3 पीढ़ी, तो उसका कोई पुत्र या पौत्र जीवित ना हो। ठीक है, बेटी अगर ले रहे हो, 11 का 2 क्या कहता है कि अगर बेटी ले रहे हो तो उस जो बेटी ले रहा है उसके पुत्र की कोई पुत्री नहीं होनी चाहिए, चाहे धर्म चाहे नातेदार, ये दोनों बातों पे अप्लाई हो रही है। 11 का 3 क्या कहता है कि अगर कोई पुरुष बेटी को ले रहा है तो उसकी एज में 21 साल का अंतर होना चाहिए। और अगर कोई 11 का 5 ये कहता है कि 11 का 4 ये कहता है कि अगर कोई नारी ले रही है, कोई लेडी ले रही है, तो उसकी उम्र में, और वो बेटे को गोद ले रही है, तो उन दोनों की उम्र में 21 साल का अंतर होना चाहिए। और 11 का 5 ये कहता है कि एक ही बच्चे को 2 लोग गोद नहीं ले सकते हैं,
और 11 का 6 ये कहता है कि जो भी गोद लिया जा रहा है वो उन दो लोगों के बीच में ही होगा, जो उस बच्चे के गार्जियन है या संरक्षक है या जहाँ वो पला है, जिस फैमिली में पला है, उन्हीं के बीच में लेन देन होगा। थर्ड पर्सन का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इन्होंने ये जरूर कहा कि इसके लिए कोई भी संस्कार या कोई रीति रिवाज के तहत कोई भी होम यज्ञ वो कंपलसरी नहीं है, वो आपका मन है तो करें, नहीं मन है तो ना करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो कंपलसरी नहीं है कि भैया बच्चा गोद लिया है तो आप नामकरण करेंगे, संस्कार करेंगे, ये सब करना कोई कंपलसरी नहीं है एज ए लॉ। ठीक है, अब इसमें एक केस है, मैं एक केस आपको बताती हूँ। ये केस है, यदि कोई केस का नाम बता देती हूँ पहले मैं आपको। गोलक चंद्र वर्सेस कृतिवास वर्सेस 1979 उड़ीसा का है। यदि इसमें कहा गया कि यदि कोई दत्तक ग्रहण जो धारा 11 में प्रतिपादित शर्तों को अल्पीकृत करके किया जाता है वह अवैध होगा। देखिए, अल्पीकृत का मतलब क्या होगा कि उसके उल्लंघन, उसके अगेंस्ट अगर कोई किया जाता है, यानी कि कुल मिला के क्या कहता है ये केस। इस केस में कहा गया कि भैया धारा 11 की जो बातें बताई हैं 6, अगर उनको आपने नहीं माना तो फिर वो जो आप एडॉप्शन कर रहे हैं वो इनवैलिड है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। समझ लीजिए, देखिए फॉर एग्जाम्पल ए ने एक बच्चा गोद लिया, ठीक है। अब उसने जो बच्चा गोद लिया, उस बच्चे को गोद लेने के लिए जो जो शर्तें थी, जैसे कि मान लीजिए इसमें एक शर्त बताई गई कि भाई बेटा अगर आप गोद ले रहे हो तो आपको बेटा नहीं होना चाहिए, और उस बंदे के पास ऑलरेडी बेटे हैं, 4 बेटे हैं या उसके पोते हैं जो जीवित हैं, तो क्या वो माना जाएगा एडॉप्शन? नहीं, वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है ना। अब बाद में वो बच्चा कहे कि भाई मेरा तो राइट है प्रॉपर्टी पे, तो भाई तेरा तो एडॉप्शन ही लीगल नहीं है, तो राइट कहाँ से हो गया, है ना। तो यही बात इसने बोली इस केस ने कि भैया अगर धारा 11 की चीज़ें आपने तोड़ी, शर्तों का उल्लंघन किया, तो फिर वो जो आप अडॉप्ट कर रहे हैं वो अवैध होगा, लीगल नहीं होगा, इनलीगल होगा। ठीक है। इसके अलावा एक केस और है, LS कटोरी वर्सेस SR कुमार 1961 का है ये। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का है। इसमें था कि हिंदू विधि के अंतर्गत लेने तथा देने का कर्मकांड वैध दत्तक ग्रहण के लिए आवश्यक है। ठीक है, देखो इसमें क्या कहा कि लेन देन जो हो रहा है वो तो हमारा 11 का आपने 6 भी देखा कि उन्होंने कभी दोनों के बीच में जो लेन देन हो रहा है वो कंपलसरी होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए। ठीक है, तो वही बात इसने कही केस में कही गई कि भाई हिंदू के अंदर का कर्मकांड हो रहा है, उसमें कोई लेन देन हो रहा है तो वो होना जरूरी है। ठीक है, लेकिन हाँ इन्होंने प्रोवाइडेड में कह दिया था कि होम होना जरूरी नहीं है, उसके अलावा उसके लिए जो दत्तक के टाइम पे जो चीज़ें होती हैं, संस्कार और ये जो रीति रिवाज जो मनाए जाते हैं, नामकरण हो रहा है, पूजा पाठ हो रही है, वो कंपलसरी नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि जो भी उस कर्मकांड के बीच में जो लेन देन हो रहा है वो कंपलसरी है। ठीक है ना भाई। देखिए वो तो ये उसने कहा कि आप किसके बीच करोगे, थर्ड पर्सन के साथ तो करोगे नहीं, उसी व्यक्ति के साथ करोगे जो गोद ले रहा है या खुद दे रहा है। ठीक है, तो वही बात ये इस केस ने बोला। अच्छा, उसके बाद एक केस और है, दीनदयाल वर्सेस संजीव कुमार। ये 2009 का राजस्थान का है। के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे दत्तक ग्रहण अवैध ठहराया गया जिसमें दत्तक देने वाला अर्थात प्राकृतिक पिता द्वारा अपने एक मात्र पुत्र को अकरणी दत्तक दे दिया गया। माता दत्तक ग्रहण में पक्षकार नहीं थी। दत्तक ग्रहण लेने देने में समवैर साबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि इस केस ने क्या बोला कि मान लीजिए इस केस में कोर्ट ने कहा कि अगर कोई गोद दे रहा है, पिता गोद दे रहा है अपने बच्चे और इकलौता बेटा है उसका, और उसमें माता की सहमति नहीं है, तो वो जो एडॉप्शन है वो इनवैलिड हो जाएगा, वैलिड नहीं होगा। चाहे भले ही उनके बीच में ये कहना कि भाई हमारे बीच में लेन देन हुआ है या हमारे बीच में रीति रिवाज हम लोगों ने पूरे कर लिए हैं, तो ये बच्चा जो भी हमारे बीच में रीति रिवाज होते हैं, लेन देन होता है बच्चे गोद लेने या देने में, वो हमने कंप्लीट कर लिया, तो भी उस ट्रांजेक्शन के जरिए ये नहीं माना जाएगा कि ये जो दत्तक है वो लीगल है। ठीक है, जो एडॉप्शन है वो लीगल है। ठीक है, उसके बाद एक केस और है, ये है जोगिंदर माझी वर्सेस जहाजा बलियार सिंह, AIR 2007 उड़ीसा का है। इसमें विधि मान्य दत्तक के लिए एक औपचारिक समारोह में बालक को दत्तक दिया जाना एवं लिया जाना आवश्यक है। इन्होंने कहा कि औपचारिक समारोह जो आपका जनरली एक होता है, अभी 4 लोग आपने बुलाया और आपने बताया कि भाई मैं इसको गोद ले रहा हूँ, तो इस केस में कहा गया। ठीक है, और होम हवन की बात करें तो वो वहाँ पे कंपलसरी नहीं बताया कि देखिए अगर कभी क्वेश्चन आता है कि क्या किसी बच्चे के गोद के लिए होम हवन होना ज़रूरी है, तो वहाँ आएगा नहीं ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन
2007 में केस आया, उन्होंने कहा औपचारिक समारोह होना जरूरी है। भाई आप बच्चा गोद लेंगे, घर में थोड़ी ना रख लेंगे, उनको लोगों को बताएंगे तो सही कि हाँ भाई हमने बच्चा गोद लिया है। तो ये उन्होंने कहा कि वो औपचारिक समारोह, औपचारिक जो एक होता है कि फॉर्मेलिटी टाइप से जो एक इंट्रोडक्शन होता है कि भाई मैंने इस बच्चे को गोद लिया है, मैं इसका ये नाम रख रहा हूँ, वो जरूरी है। तो ये 2007 में कहा गया, ठीक है। हाँ देखिए, बार बार मैं एक चीज़ आपको रिपीट कर रही हूँ कि ये बात, इसका मतलब हवन से नहीं है, होम हवन जो होता है उससे नहीं है इसका मतलब, ठीक है। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, कहीं आप उन दोनों को एक में मिक्स कर दें, नहीं, दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। औपचारिक समारोह होना एक अलग चीज़ है, भाई पार्टी दे दी आपने, बुला लिया लोगों को, उसको कह दिया कि भैया ये ऐसा है, लेकिन वो पूजा पाठ जो करिए वो कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको सेक्शन 11 समझ में आ गया होगा। अब सेक्शन 12 हम पढ़ लेते हैं। सेक्शन 12 है दत्तक के परिणाम, यानी इफेक्ट ऑफ एडॉप्शन, यानी कि जो एडॉप्ट किया जा रहा है उसके क्या परिणाम निकलते हैं, क्या प्रभाव होता है, उसकी बात कहता है धारा 12। दत्तक अपत्य दत्तक की तारीख से अपने दत्तक पिता या माता का अपत्य समस्त प्रयोजन के लिए समझा जाएगा, और ऐसी तारीख से समझा जाएगा उसे अपत्य के अपने जन्म के कुटुंब के समस्त संबंधन टूट गए हैं और उनका स्थान उन बंधनों ने ले लिया है जो दत्तक कुटुंब के कारण सर्जित हुए हैं, ठीक है। देखिए ये क्या कह रहा है कि दत्तक यानी जो एडॉप्शन, जो दत्तक अपत्य यानी कि जो अडॉप्ट बच्चा है, जिस दिन उसका एडॉप्शन हुआ, जिस तारीख से, तो वो जो उसके एडॉप्टेड माता पिता हैं उनके समस्त जो भी कार्य हैं ये माना जाएगा कि भाई वो अब इन्हीं के लिए हैं, ठीक है। और ऐसी तारीख से समझा जाएगा अपत्य अपने जन्म कुटुंब के साथ समस्त बंधन टूट गए, यानी कि जो जन्म से जो उसके बंधन थे, जो टाइम था, वो सब टूट गया है, ठीक है। यानी कि ये माना जाता है कि जो बच्चे ने जन्म लिया, अब इसका रिलेशन कब से खत्म हो गया उस बच्चे का, उसके जन्म से खत्म हो गया ना, ठीक है। तो वो वहां से खत्म माना जाएगा और उसका रिलेशन किससे माना जाएगा, जो उन्होंने अडॉप्ट करा है। और अडॉप्ट कब से किया है, जिस तारीख से उसको अडॉप्ट किया है, तो उस दिन से उनके सारे जो उसके माता पिता के जो फर्ज हैं, जो माता पिता के उसके लिए फर्ज हैं, वो वहां से शुरू हो जाते हैं। और उनका स्थान बंधनों ने ले लिया, यानी कि किस बंधनों ने ले लिया, जो अभी नए बने हैं, पुराने वाले तो खत्म हो गए। और कब से खत्म माने गए, जब उस बच्चे ने जन्म लिया था, वो तब से ही खत्म माने गए। जो दत्तक कुटुंब में दत्तक कांड सर्जित, यानी कि उस फैमिली में जब वो जुड़ा, अडॉप्ट हुआ, तो उस फैमिली में जो उसके जो राइट हैं, जो उसका जो एडॉप्शन होने की वजह से जो उसके जो उसका राइट निकले हैं, उसकी बात ये कर रहा है, ठीक है। अब इसमें अवॉइड की सॉरी इसमें हम प्रोवाइड की बात करते हैं, परंतु देखिए उन्होंने क्या कहा, परंतु वह अपत्य किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकेगा जिसे कि यदि वह अपने जन्म के कुटुंब से ही बना रहा होता तो विवाह नहीं कर सकता था। देखिए अब आप समझिए इसको, ये क्या कह रहा है भाई, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि जिस बच्चे को आप, जो बच्चा एडॉप्टेड है, उसके माता पिता के जो माता पिता से उसके जो रिलेशन है वो उस दिन से जुड़ गए जिस दिन से उस बच्चे को गोद लिया, जिस तारीख से, ठीक है। मान लीजिए किसी बच्चे को 12 तारीख को गोद लिया, 12 अगस्त को, तो वो बच्चा क्या है, वो 12 अगस्त से उन लोगों से जुड़ गया जिन लोगों ने उसको गोद लिया है। उसके जो भी नाते हैं, जो भी रिश्ते हैं, जो भी उसके अधिकार हैं, वो सब किससे जुड़ गए, उस फैमिली से जिस फैमिली ने उसको गोद लिया है, ठीक है। और उसके माता पिता से रिलेशन कौन से टूट गए, उसके माता पिता जो उसके खुद के गार्जियन या माता पिता, उसके रिलेशन माता पिता से कब से टूट गए, जब वो पैदा हुआ था, ठीक है। यानी कि वो बच्चा मान लीजिए 2019 में पैदा हुआ, तो 19 के जो उसके संबंध थे, तो वो वहीं से उसी टाइम से खत्म माने गए। नए माँ बाप से उसका रिलेशन जुड़ा तारीख से, लेकिन जो पुराने पेरेंट्स है उसके, उनसे उसका रिलेशन जन्म से ही खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने कहा कि भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन कुछ इन्होंने प्रोवाइडेड कर दिया, इन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एडॉप्टेड बच्चा नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकता, कि अगर वो उन्हीं लोगों का पुत्र होता तो वो नहीं कर सकता था, जैसे कि अपनी बहन से शादी करना, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है कि वह अपत्य किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकेगा जिससे कि यदि वो अपने जन्म के कुटुंब में ही बना रहा होता तो विवाह नहीं कर सकता था, ठीक है। देखिए इसका मतलब समझिए कि मान लीजिए वो बच्चा एडॉप्शन होने के बाद दूसरी फैमिली में जुड़ गया, लेकिन पहली फैमिली से उसके सारे रिलेशन खत्म हो गए, सारे राइट खत्म हो गए। लेकिन मानो कि उसके पहले परिवार में कोई बेटी है, बहन है उसकी, तो ये नहीं है कि अब वो अडॉप्ट हो गया है दूसरी फैमिली से तो अपनी बहन से ही शादी कर लेगा, नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि उसके अगर वो बच्चा उस टाइम उस परिवार में रहता तो अपनी बहन से थोड़ी ना शादी कर लेता। तो सेम ये बात उस पर अब भी अप्लाई हो रही है कि वो उन रिश्तों में विवाह नहीं कर सकता जिन रिश्तों में वो अगर उसी परिवार में रहता गोद लेने से पहले, तो वो नहीं करता, ठीक है।
तो ये बात समझ गए, जैसे कि चाचा की लड़की हो गई, मामा की लड़की हो गई, ताऊ की लड़की हो गई, ये ऐसे रिश्ते जिसमें वो भाई लगता है, मामा लगता है, चाचा लगता है, वो नहीं कर सकता है ना। वो शादी जो रिश्तेदारी जो है वो प्रोबेबिलिटी रिलेशन में है, ठीक है। तो गोद किसी दूसरे परिवार में जुड़ने के बाद सारे राइट खत्म हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको उन परिवार से विवाह करने का राइट मिल गया, वो नहीं कर सकता ऐसे लोगों से विवाह, ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा कोई भी संपत्ति जो दत्तक के अपत्य के दत्तक के पूर्व निहित थी, यानी कि कोई जो अडॉप्टेड बच्चा है उसके अडॉप्शन होने से पहले की कोई प्रॉपर्टी थी, तो ऐसे संपत्ति के स्वामित्व के संलग्न बाध्यताओं यदि कोई हो अध्यधीन जिसके अंतर्गत उसके जन्म के कुटुंब में के नातेदार भरण पोषण की बाध्यता भी आती है, ऐसे व्यक्ति में निहित बनी रहेगी। अब देखिए इसको समझिए क्या कह रहा है कि जो उससे पहले के जो उसके स्वामित्व से जो उसके राइट थे, जहाँ वो बंधा हुआ था, वो उसके जुड़े रहेंगे, वो खत्म नहीं होंगे। वो ये कह दीजिए मैं तो गोद लेके चला गया हूँ तो मेरे वो राइट खत्म हो गए, वो खत्म नहीं होंगे। अगर कोई आपसे जुड़ा हुआ है, कोई भी आपके उसके जन्म के कुटुंब में की फैमिली भरण पोषण की बाध्यता भी आती है, यानी कि आपका राइट था उनको मेंटेन करना, तो आप उससे नहीं छुटकारा पा सकते एडॉप्शन के बाद भी। ये बात इन्होंने बोली। तीसरा इन्होंने कहा दत्तक आपत्ति किसी व्यक्ति को संपदा में निहित नहीं करेगा जो उस व्यक्ति के दत्तक के पूर्व निहित हो गई हो, ठीक है। यानी कि जो जो अडॉप्टेड बच्चा है वो अडॉप्टेड होने के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको निहित नहीं कर सकता वो, यानी ठीक है, यानी वो किसी को वेस्टेड उसको नहीं करेगा, किसी दूसरे के हित में उस चीज को नहीं लाएगा वो। ये बात इन्होंने कही है कि दत्तक आपत्ति किसी व्यक्ति संपत्ति निहित नहीं करेगा, यानी उसके हित जो हैं उस प्रॉपर्टी से जो उसके अडॉप्शन के जो हित थे वो किसी और को वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसको तो राइट ही नहीं है, तो वो कैसे किसी को उन हितों को दे देगा, ठीक है। उस बात की बात ये कह रहा है। अब इसमें केसेस हैं सीताबाई वर्सेस रामचंद्र। विधवा द्वारा दत्तक लिया गया पुत्र केवल उसका ही पुत्र नहीं होगा बल्कि विधवा के मृतक पति का भी होगा। यानी अब ये कहा कि अगर कोई विडो जो किसी बच्चे को गोद ले रही है तो ये नहीं माना जाएगा कि इसी ने गोद, यही इसकी माँ है, उसका पिता कौन कहलाएगा, जो मर चुका है व्यक्ति वो उसका पिता कहलाएगा, ठीक है। जो उसका पति है जो एक्सपायर हो गया है वो उसका पिता कहलाएगा। तो ये केसेस था सीताबाई रामचंद्र 1977 सुप्रीम कोर्ट का। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है, कि अब इसको आप क्लियर हो गया होगा कि भाई जो एडॉप्टेड बच्चा है वो अपना किसी व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी में हित नहीं दे सकता, जो पूर्व है उसको किसी को हित नहीं पकड़ा देगा, उसके जो इंटरेस्ट है किसी और को नहीं दे सकता वो, क्योंकि उसका राइट ही नहीं है, देखिए, ठीक है। दूसरी बात ये कहा गया कि अगर उसका कोई ऐसा राइट है जो एडॉप्शन से रिलेटेड है, ओ सॉरी जो मेंटेनेंस से रिलेटेड है, भरण पोषण से कुछ बाध्यता उसकी ऐसी है जो वही पूरी कर सकता है, तो और उसका राइट है, मतलब उसका ये उसकी जिम्मेदारी है, उसकी लायबिलिटी है उसकी, तो वो एडॉप्टेड होने के बाद भी नहीं खत्म होंगी, ठीक है, वो करेगा ही करेगा। और तीसरा ये कहा कि वो विवाह नहीं कर सकता ऐसे रिश्तेदारी में जो रिश्तेदारी में अगर वो गोद नहीं लिया जाता तो वो निषेध होती, यानी कि वो प्रोहिबिटेड होती, उसको मतलब मना था कि इस रिश्ते में आप शादी नहीं कर सकते, तो अडॉप्शन होने के बाद भी वो शादी नहीं करेगा उन रिश्तों में, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि उसके इफेक्ट क्या है, इफेक्ट ये थे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी आपको अगर कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, और मैं जो आपको ये सब पढ़ा रही हूँ या बता रही हूँ वो एक्ट के ज़रिए है, जो एक्ट हमें कह रहा है मैं उसी चीज़ को आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो अगर आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड बाय, शब खैर।